गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर को कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कल से। वो है चैप्टर नंबर 3, साझेदार का अवकाश ग्रहण, जिसको अपन निवृत्ति रिटायरमेंट कहते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में इसको निवृत्ति कहते हैं, अवकाश ग्रहण करना, इंग्लिश में रिटायरमेंट। वह मृत्यु पर लेके, अगर साझेदार की किसी की मृत्यु हो गई तो लेके किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जैसे पिछले चैप्टर में था कि एडमिशन के समय कौन कौन सा लेखांकन होता है, अब होगा कि निवृत्ति के समय और मृत्यु पर किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है हर एक आइटम का। ओके, तो चलते हैं अपन इस चैप्टर की तरफ। ध्यान दीजिए अच्छे से। सबसे पहले साझेदार का अवकाश ग्रहण करना होता क्या है। देखिए बेटा, कि जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी काम करने में असमर्थ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा। तो वैसे ही अवकाश ग्रहण करना क्या होता है, तो देखिए साझेदारी के अंदर उसका अर्थ होता है कि जब कोई साझेदार स्वेच्छा से, या तो स्वेच्छा से या वृद्धावस्था के कारण या अस्वस्थता के कारण या पारस्परिक मतभेद के कारण या आपसी सहमति से अथवा अन्य किसी कारण से फर्म से अवकाश अलग हो जाता है, तो इसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है। स्वेच्छा से जा रहा है कि भाई मेरे नहीं बन रही है, चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वेच्छा से। दूसरा, वृद्धावस्था, बूढ़ा हो गया, काम नहीं कर पाएगा तो अलग हो जाएगा वृद्धावस्था के कारण। तीसरा, अस्वस्थता, बीमार हो गया, लंबी बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रही है तो हो गया अस्वस्थता हो गई। पारस्परिक मतभेद, आपस में नहीं बन पा रही है साझेदारों के बीच में, तो अलग हो गया। फिर आपसी सहमति, कि भाई खुद की सहमति से आपस में एक दूसरे से सहमत होकर के हाँ भाई ठीक है अलग हो जाओ, वो अलग हो गया। अथवा अन्य कोई भी कारण, उसका पर्सनल कुछ भी हो, अन्य किसी भी कारण से अगर फर्म से अलग हो जाएगा तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गया अवकाश ग्रहण करना। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के सेक्शन ए, 32 में भी पहला 32(1) के अनुसार कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कब कर सकता है, उसकी क्या क्या दशाएं हैं वो देखिए। तो यहाँ पर 3 दशाएं हैं। सबसे पहली दशा है सभी लोगों की सहमति से, समस्त साझेदारों की सहमति से। ठीक है, सब आपस में सहमत होने चाहिए अलग होने के लिए। दूसरा, साझेदारों के मध्य हुए स्पष्ट ठहराव के अनुसार, अगर उन्होंने पहले से समझौता कर रखा है कि भाई हम इस टाइप से अलग हो जाएंगे, तो वो उस स्पष्ट ठहराव के अनुसार, समझौते के अनुसार। और तीसरा आता है कि अगर साझेदारी ऐच्छिक है तो से सभी साझेदारों को अवकाश ग्रहण करने की सूचना देकर के, क्योंकि ऐच्छिक है, जब मर्जी पड़ी शामिल हो गए, जब मर्जी पड़ी अलग हो गए। ऐच्छिक का मतलब ही यही होता है। तो सभी साझेदारों को ऐच्छिक साझेदारी की दशा में से सभी साझेदारों को सूचना देकर के, तो वो आदमी उस फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में कितनी दशाएं हैं? 3 है, ये याद रखें, ध्यान में रखें। ठीक है, और इसका अर्थ भी ध्यान रखें। अब आता है कि भाई कोई भी साझेदार जब अवकाश ग्रहण करेगा या उसकी मौत हो जाएगी तो कौन कौन सा लेखांकन किया जाता है। पिछले जो लेखांकन थे वो एज इट इज है, सिर्फ त्याग के अनुपात की जगह अब आ जाएगा फायदे का अनुपात। क्योंकि देखो जैसे 2 साझेदार थे, पहले लाभ 2 जनों में बढ़ता था, नया आता था तो 3 हो जाते थे, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि उन पुराने वालों का अनुपात कुछ कम हो जाएगा, कुछ लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि तीसरे को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे 3 है तो 2 रह जाएंगे, एक अवकाश ग्रहण कर लेगा, तो अब बाकी वालों को क्या होगा, उससे फायदा होगा, उनका लाभ बढ़ेगा। तो यहाँ पे त्याग की जगह क्या है, फायदे का अनुपात है। तो देखिए लेखांकन किस किस का करेंगे, गणना किस किस की होगी। पहला है नया लाभ हानि अनुपात, फायदे का अनुपात। दूसरा, ख्याति का समायोजन करेंगे। ख्याति का समायोजन, मूल्यांकन कुछ भी कह दीजिए, प्रश्न में वैसे दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ होगा तो जिस विधि से कहेगा उस विधि से मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर मैं इसकी वापस डिटेल से आपको समझाऊंगा। ख्याति का समायोजन पुरानी ख्याति नहीं करती। ठीक है। तीसरा, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते हैं, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ, उसका लाभ हानि ज्ञात करो, साझेदारों को बांट दो। ठीक है, और अगर पुराने मूल्य पर दिखाना है तो फिर मेमोरेंडम बनेगा।
चौथा संचित लाभ अथवा हानियों का भी विभाजन वो होगा सेम टू सेम कि भी सबको बांट दो पुराने अनुपात में। पांचवा, अब ये नया आएगा 4 के बाद लास्ट है पूंजी का समायोजन और बीच में ये नया आएगा 5वां, 6वां और 7वां संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। ये मैं डिटेल से आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है, बाद में। छठा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण। ये भी इसकी विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं। कौन सा खाता बनाएंगे, पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसका बैलेंस निकालना, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण, ठीक है। ये मैं डिटेल से बताऊंगा एक एक करके। अभी सिर्फ अपन पॉइंट देख रहे हैं कि ये देखना जरूरी। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का निर्धारण। अगर उसकी मौत हो गई है तो उसके जो अब उत्तराधिकारी है उनको किस तरह से भुगतान किया जाएगा या कितना भुगतान किया जाएगा उस देय राशि का निर्धारण, ठीक है। ये 7वां पॉइंट। 8वां, पूंजी का समायोजन। तो जिस आधार पर रहेगा पूंजी का समायोजन उस आधार पर करेंगे, जैसी कंडीशन प्रश्न के अंदर दे रखी होगी वैसी। ये भी मैं समझाऊंगा आपको डिटेल से, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा अवकाश ग्रहण करने वाले का अर्थ, उसकी दशाएं और उसका लेखांकन। अब चलते हैं हम इन समायोजनों की तरफ। तो पहला समायोजन लेते हैं नया लाभ अनुपात और फायदे का अनुपात। देखिए बेटा, गेन रेशियो, फायदे का अनुपात, इसका अर्थ होता है फायदे का अनुपात का कि वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को प्राप्त करते हैं या खरीदते हैं उसे फायदे का अनुपात कहते हैं। वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा प्राप्त करते हैं या उसको खरीदते हैं, फायदे का अनुपात कहलाता है। देखिए, अब फायदे के अनुपात का सूत्र देखो, त्याग करने से लाभ क्या होता है, कम होता है, जबकि जाने से लाभ क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो पुराना कम था, नया क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे गेन रेशियो का सूत्र हो गया न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि नया ज्यादा होगा, पुराना कम होगा, ठीक है। ज्यादा साझेदार थे तो कम होगा, कम साझेदार रहेंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसी टाइप से न्यू रेशियो का जब सूत्र बनाएंगे तो ये माइनस वाला जब इसके बाद लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, ठीक है। न्यू का सूत्र क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, जबकि पिछले चैप्टर में क्या था न्यू का, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये नए वाले का सूत्र था, है ना। तो सेक्रीफाइस से क्या होता है, लाभ कम होता है, जबकि गेन से लाभ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया फायदे का अनुपात। दूसरी बात है कि फायदे का अनुपात और त्याग का अनुपात दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, त्याग के अनुपात की गणना होती है नए साझेदार के प्रवेश पर, जबकि फायदे के अनुपात की गणना होती है किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या उसकी मृत्यु पर। दूसरा कि भाई त्याग के अनुपात का सूत्र होता है पुराना माइनस नया, जबकि फायदे के अनुपात का सूत्र होता है नया माइनस पुराना। तीसरा, त्याग का अनुपात उसे कहते हैं कि भाई पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में जो हिस्सा समर्पित करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं, जबकि फायदे का अनुपात के वह अनुपात जिसमें शेष साझेदारों को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगली बात कि भाई त्याग से लाभ में क्या होती है, कमी होती है, जबकि फायदे से लाभ में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है बच्चों। आगे समझ में, तो ये आप ध्यान रखना है, इसका अंतर भी पढ़ना, त्याग के अनुपात और फायदे के अनुपात का, ये उससे भी आप पढ़ लेना। देखो, अब अपन इसको एग्जाम्पल से करते हैं। गेन रेशियो, न्यू रेशियो, माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करना है। अब मान लीजिए कि 3 साझेदार थे, ए बी सी, लाभ अनुपात है 5:3:2। अब यहाँ पे जो है ये ए जो है वो रिटायर हो गया, ए क्या हो गया, रिटायर हो गया, और बी और सी का नया लाभ अनुपात जो है, बी और सी का नया लाभ अनुपात, वो अनुपात रहेगा जैसे फ्यूचर में बराबर, यानी 1:1। मान लेते हैं एक पल के लिए 1:1। तो अब देखिए, ये कौन सा अनुपात है, पुराना, ये कौन सा है, नया। तो यहाँ पे जब फायदे का अनुपात निकालना है तो फायदे में कौन रहेगा, बी और सी,
अगर ये फायदे का पॉजिटिव आएगा तो फायदा है, और वही नेगेटिव आएगा तो उल्टा हो जाएगा। कौन सा? सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फायदे का अनुपात जब निकालेंगे बी का गेन रेशियो, तो बी का हो जाएगा नया माइनस पुराना। नया कितना है 1/2 माइनस पुराना कितना है बी का 3, 5 और 3 8 तो 10 है 3/10। 10 अब लेंगे 2 और 10 का 10 क्या है 5 और भाग गया 5 एकम 5 माइनस 3 2/10। इसी टाइप से सी को लीजिए, तो सी का नया 1/2 माइनस पुराना 2/10, तो ये सेम टू सेम क्या आएगा 10/10 5 माइनस 2 यानी कि 3/10। अब देखिए बेटा कि बी और सी के फायदे का जो अनुपात हुआ ये फायदा है, तो 2/10 और 3/10 का जब अनुपात देंगे तो कितना आएगा 2/3, क्योंकि बट्टे में दोनों के कितने हैं 10-10 है, तो बट्टे में दोनों के 10-10 है तो कितना आएगा 2/3 हो गया। और वैसे भी देखो जब 2/10 और 3/10 आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो एक का हिस्सा आ जाएगा 5/10। एक का हिस्सा कितना है 5/10, दोनों को जोड़ो तो उसके हिस्से के बराबर हो गया। उसी का जो हिस्सा इन दोनों को मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है 2/10, इसको कितना मिल रहा है 3/10, टोटल कितना हो गया 5/10। और अनुपात में देखें तो इन दोनों का अनुपात हो गया 2/3। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फायदे का अनुपात। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे सकता है, अलग अलग परिस्थितियां। ठीक है, तो जैसी परिस्थिति दे रही है उसके अनुसार गणना करेंगे। मान लीजिए जैसे तो न्यू रेशियो और गेन रेशियो दे दिया तो ओल्ड निकाल सकते हैं, या ओल्ड और गेन दे दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं न्यू निकाल सकते हैं, है ना। जैसी परिस्थिति होगी वैसा काम करेंगे। ओके, चलिए इसमें मैं आपको अनुपात से संबंधित कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ, 2 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ ताकि अपना अनुपात से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। देखिए बेटा, नया अनुपात फायदे का अनुपात ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष दशाएं हैं, उन दशाओं का आप ध्यान रखें। जैसे नए अनुपात नया साझेदार जब फर्म में एंटर होता है, प्रवेश करता है, तो उस समय लाभ वजन अनुपात ज्ञात करने की कितनी 6 दशाएं मैंने आपको बताई थी कि भाई त्याग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बराबर है, बराबर नहीं है, या विशेष अनुपात है, या जो भी है, एक ही साझेदार खरीदता है या नए साझेदार का हिस्सा है ही नहीं, अलग अलग दशाएं थी ना। तो वैसे इसमें भी अलग अलग दशाएं हैं। पहला है कि जब शेष साझेदारों का नया अनुपात नहीं दिया गया, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, इनका लाभ अनुपात है 5:3:2। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए रिटायर हो गया, ए क्या हो गया रिटायर हो गया। अब यहाँ ए का ये नया अनुपात बता रहा हूं मैं, ए रिटायर हो गया, अब कुछ भी नहीं दिया, बस प्रश्न ये दिया हुआ है कि ए बी सी साझेदार थे 5:3:2 के अनुपात में, और ए फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब अनुपात के बारे में कोई सूचना नहीं, तो ऐसी दशा में जब कोई सूचना नहीं दे रखी होगी तो हम जो शेष साझेदार है ना, उनका जो अनुपात है उसी को नया अनुपात मान लिया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ ए अवकाश ग्रहण करता है तो इन दोनों का जो नया अनुपात होगा वो 3:2, यानी पुराने अनुपात में इन दोनों के बीच के अनुपात को नया अनुपात मान लिया जाएगा 3:2। कितना 3:2। ठीक है बच्चों, ये इनका अनुपात है 3:2। अब देखो जब नया इनका कितना हो गया 3:2, तो अब आप इनका क्या निकाल सकते हो गेन रेशियो। गेन कैसे निकालोगे, इसमें से इसको घटा के किसान ये कितना है 3/5 माइनस कर दो कितना 3/10, तो ये आ जाएगा आपका 10, 2 बार 2 3 6 माइनस 3/10। फिर जब इसका भी निकालोगे 2/5, तो ये भी सेम टू सेम आएगा 2/10। कितना आएगा 2/10। तो देखो नया अनुपात और फायदे का अनुपात दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा जब प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब प्रश्न में कुछ नहीं दिया हुआ है तो नया अनुपात और फायदे का अनुपात सेम होगा। जैसे उसमें था कि पुराने अनुपात को इस त्याग का अनुपात मान लो, तो वैसे ही यहाँ पर होगा कि भाई
जब अपन को प्रश्न में कुछ भी सोचना नहीं है तो शेष साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वो उनका नया भी रहेगा, उनका फायदे का भी रहेगा। ठीक है बच्चों। अब आगे दूसरी स्थिति पर, जब शेष साझेदारों का नया अनुपात दिया गया, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नया अनुपात दे ही दिया तो फिर फायदे का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं, नया माइनस पुराना करके। अभी बताया था एग्जाम्पल, सेम ऐसे मान लो जैसे पी क्यू आर इनका लाभ अनुपात है 3:2:1। अब इसमें से जो है वो पी अवकाश ग्रहण करता है। कौन अवकाश ग्रहण करता है? पी। अब शेष साझेदार कौन बचे? क्यू और आर। और मान लीजिए एक पल के लिए कि क्यू और आर का जो अनुपात दिया हुआ है प्रश्न के अंदर अपन को दे दिया एक पल के लिए 3:2। 3:2 या कुछ भी दे दिया अपन को, तो ये 3:2 जब दे दिया, अब इसके अंदर अपन क्या निकाल सकते हैं? इनका फायदे का अनुपात। तो जब फायदे का अनुपात निकालेंगे क्यू का, ये नया हो गया, ये पुराना हो गया, तो नया कितना है? 3/5 और माइनस पुराना कितना है? क्यू का 2/6। लसअप के लिए कितना आया? 30। 5 और 6 का 6 बार आ गया, 6 दिया 18 माइनस 5 बार आ गया, 5 दूनी 10, 8/30। इसी टाइप से 8 निकाल सकते हो आप लोग। तो 8 अगर निकालोगे तो वो आएगा नया 2/5 माइनस पुराना 1/6। वही लसअप कितना आएगा? 30। 5 और 6 का लसअप 30, 6 दूनी 12 माइनस 5 बार आ गया, 5 एकम 5, 12 माइनस 5 7/30। तो देखो ये हो जाएगा आपका 8/30 और 7/30। तो 8/30 और 7/30 दोनों मिला हो गया तो कितना हो जाएगा? 15/30। और जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो देखो 5 के पारे से 5 के 15 और 5 6 30, 3/6। ये देखो 3/6 किसका हिस्सा है? टी का, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है, वही दोनों को मिल रहा है। ठीक है बेटा। तो ये हो गई सेकंड कंडीशन। जब नया अनुपात दे देगा तो आसानी से अपन क्या निकाल सकते हैं? फायदे का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं कि जब संपूर्ण हिस्सा एक ही साझेदार क्रय कर लेते हैं, बहुत आसान है। संपूर्ण हिस्सा जब एक ही साझेदार क्रय कर लेते हैं तो देखिए जैसे मान लीजिए कि क्यू और आर के साझेदार है, इनका लाभ अनुपात अपन लोग क्या हुआ? 4:3:2। 4:3:2। अब यहाँ पर जो पी है ना, ये रिटायर हो रहा है। ठीक है। यहाँ मान लो पी रिटायर नहीं हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? आर रिटायर हो रहा है। आर के पूरे संपूर्ण हिस्से को क्यू ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया? क्यू ने। तो अब देखो यहाँ पे जब क्यू ने खरीद लिया तो पूरा का पूरा फायदा किसका है? क्यू का। तो फायदे का अनुपात निकालने की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अनुपात निकालोगे तो दूसरे वाले का कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। तो अब ध्यान से समझना देखो, यहाँ पर जो है वो क्यू का जो नया अनुपात निकालेंगे, नया अनुपात, तो नया अनुपात का सूत्र ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड क्यू का कितना है? 3/9। 4 और 7 और 2 9 प्लस फायदा। तो आर का पूरा हिस्सा उसका फायदे का ही है, तो आर का हिस्सा कितना है? 2/9। तो ये 2/9 दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 5/9। अब देखिए पी और क्यू का जब नया अनुपात देंगे तो पी का हिस्सा कितना है? 4/9। क्यू का हिस्सा कितना है? 5/9। अनुपात कितना आ गया? 4:5। अनुपात कितना आ गया? 4:5। ये इनका कौन सा हो जाएगा? नया अनुपात हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा? नया अनुपात। ठीक है। और फायदे का अनुपात तो 0:2 हो जाएगा। 0:P अनुपात Q 0:2। ठीक है बच्चों, ये था हमारा नया लाभ अनुपात। अब लास्ट कंडीशन बची कि जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को शेष साझेदार किसी विशेष अनुपात में खरीद लेते हैं। विशेष अनुपात का मतलब समझे, विशेष अनुपात क्या होता है? देखिए विशेष अनुपात में खरीदना। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पी क्यू आर जो थे, पी क्यू आर 4:3:2 में पार्टनर थे। 4:3:2 के अंदर पार्टनर थे। अब यहाँ पर जो है ये पी रिटायर होता है। कौन रिटायर होता है? पी रिटायर होता है।
और P के हिस्से को Q और R में, P के हिस्से को Q और R में, मैं एक बार इस पूरे को रफ कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए P Q R 4 चीजों के साथ आ रहा है। अब ये P का जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को मान लेते हैं Q और R है शेष साझेदार। इन लोगों ने 1:2 के अनुपात में खरीदा। किस अनुपात में खरीदा? 1:2 के अनुपात में। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फायदा कैसे आएगा। तो यहाँ पे जब फायदे का अनुपात याद करेंगे, पहले नए से पहले फायदे का अनुपात आएगा, क्योंकि यहाँ पे खरीदना दे दिया, ठीक है। तो पहले फायदे का अनुपात कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे Q का जब फायदा निकालेंगे तो P का हिस्सा कितना है? 4/9 का 1:2 का मतलब होता है 1/3 और 2/3। तो 4/9 × 1/3, तो ये हो गया 4×4 9 × 27। इसी टाइप से जब R का फायदा क्या करेंगे तो 4/9 का 2/3, ये हो जाएगा 4×8/27, ठीक है, 8/27। अब जो नया अनुपात याद करोगे, नया अनुपात, तो इस नए अनुपात में जैसे Q आएगा पहले, तो नया अनुपात का सूत्र क्या होगा? पुराना प्लस फायदा। अब पुराना कितना है देखो, Q का 3/9 प्लस फायदा कितना है 4/27। दोनों को लसर में लेंगे, 27 क्या आएगा? 9 का भाग 3 आ गया, 3 गया 9 + 4 13/27। इसी टाइप से R का क्या करेंगे? पुराना कितना है 2/9, ये पुराना प्लस फायदा कितना है 8/27, वही लसर में 27, 9 का भाग 3 बार, 3 × 6 + 8 14/27। तो बटे में दोनों के 27 है, अनुपात कितना आ गया? 13:14, ठीक है, 13:14। और फायदे का अनुपात कितना रहेगा? 1:2, यानी P के हिस्से की ख्याति को 1:2 में बांटा जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा नया अनुपात और फायदे का अनुपात। बहुत इजी है प्रश्न के अंदर, ठीक है। नया अनुपात याद करना और फायदे का अनुपात याद करना, बस कंडीशन ध्यान रखें किस टाइप की कंडीशन अपन को दे रही है। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है? पुराने अनुपात को ही नया मान लेना है, वो क्या हो जाएगा? फायदे का। किसी एक आदमी को हटा दो, जो रिमेनिंग बच रहे हैं वही उनका फायदे का अनुपात और वही उनके नया अनुपात हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, नया लाभ वाले अनुपात और फायदे का अनुपात। अब ये फायदे का अनुपात काम का आएगा, तो जिस प्रकार से त्याग का अनुपात क्या काम आता है कि नए साझेदार के हिस्से की ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों को त्याग के अनुपात में बांटी जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति को, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति को जिन साझेदारों ने उसके हिस्से को खरीदा है, यानी फायदे के अनुपात वाले जो साझेदार है उनको फायदे के अनुपात में बांटी जाएगी, ठीक है। जिन साझेदारों ने खरीदा तो जिस अनुपात में उन्होंने खरीदा उस अनुपात में उसको बांट दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये हमारा हो गया नया लाभ अनुपात, फायदे का अनुपात। अब चलते हैं ख्याति का समायोजन। बहुत सिंपल है ख्याति का समायोजन। देखिए बेटा, ख्याति का समायोजन, ख्याति का समायोजन कोई 2 प्रकार की ख्याति पुस्तकों में ख्याति का पहले से मौजूद है, और नए साझेदार या अब यहाँ पर आएगा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से का लेखांकन, ठीक है, ख्याति का। तो पुराना जो होता है वो तो हमेशा ही क्या करना होता है? बंद करना होता है, तो उसकी तो परमानेंट एंट्री है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पिछली बार तो था ओल्ड पार्टनर, ओल्ड इसलिए क्योंकि नया आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई नया नहीं आ रहा है, बल्कि जो मौजूद थे ख्याति पूरी उनके अधिकार है उनका, ठीक है। जो पुराना है तो उसके ऊपर तो जो अभी तक साझेदार है उन सबका अधिकार है, तो वो बटेगी सबके अंदर, ठीक है। तो वहां पे हो जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑल का मीन्स जिसमें रिटायरिंग आदमी शामिल हो जाएगा, ओके। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री किस में करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, पुराने लाभ हानि अनुपात के अंदर, ठीक है बच्चों। फिर आता है
कि जो रिटायर होगा उसके हिस्से की ख्याति से लेखांकन होगा वहां, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसकी एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स या डिकीज पार्टनर। अवकाश ग्रहण करने वाला हमेशा ध्यान रखना रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ये परमानेंट रख लेना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। गुडविल का रेखांकन एक ही होगा, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जैसे वहां पे होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो वैसे यहाँ पे रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब देखो ये चीज वो की वो है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग है ना, या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एक बात बताओ कि भाई PQR है, PQR है, जब ये चला जाएगा तो अपना इसका हिस्सा किसको मिलेगा? इन दोनों को। तो जाहिर सी बात है ये फायदे वाले हुए ना, है। तो ये कौन हुआ? त्याग करने वाला, क्योंकि अभी अपना लाभ क्या कर रहा है? छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग की पिछली बार। गेनिंग का मतलब ये दोनों, सैक्रिफाइसिंग का मतलब ये। तो अब ये का ये वही है, वर्ड चेंज है बस। गेनिंग की जगह क्या आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग की जगह क्या आ गया? रिटायरिंग आ गया, क्योंकि ये जा रहा है, ठीक है। तो ये रिटायरिंग है। बात की चीज वो की वो है, सिर्फ नाम का फर्क। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ओके बेटा, तो अभी अपन को रिमेनिंग टू रिटायरिंग काम में लेंगे। अब इसका लेखांकन कैसे करना आप सबको पता है, एग्जाम्पल से अपन इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में। अभी आपको ये एंट्रीज याद करके रखनी है कि भाई ख्याति का समायोजन कैसे करेंगे, कि भाई पहले से जो खाता मौजूद है उसको बंद कर देंगे और नए अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति से लेखांकन करेंगे। कैसे करेंगे देखो समझ लो एक बार। मान लो जैसे ये PQR 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। P रिटायर हो जाता है, उस समय ख्याति का जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन हो रहा है मान लीजिए 40,000 रुपये। कितने हजार रुपये पर? 40,000। तो यहाँ पे P के हिस्से की ख्याति की गणना की जाएगी। तो P की ख्याति कितनी आएगी? P की ख्याति आएगी भाई 40,000 गुणा उसका हिस्सा है 3/6, 3, 2, 1 के हिसाब से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 के बारे से काटेंगे 20,000। कितने हजार? 20,000। अब मान लो कि इसके हिस्से को Q और R दोनों ने जो है बराबर बराबर खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? बराबर बराबर, ठीक है। 1:1 के अंदर आधा इसने ले लिया, आधा इसने ले लिया, तो फिर इसकी ख्याति को भी आधा लेंगे। तो उस कंडीशन में जब यहाँ एंट्री करेंगे तो रिमेनिंग कौन है? Q और R। तो एंट्री क्या बनेगी? Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग कौन है? P। तो 2 P's कैपिटल। Q और R का बराबर अमाउंट 10-10 हजार रुपये और P का अमाउंट कितना जाएगा? 20,000। ठीक है बच्चों, एंट्री याद रखना बस। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब है? जब रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। रिटायरिंग कर दो चाहे डिकीज दे दो, डिकीज मतलब डेथ वाला पार्ट, ठीक है। डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा ख्याति का समायोजन। अब चलते हैं अगले समायोजन की तरफ। तो अगला समायोजन हमारा है नंबर 3, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने का ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पिछले चैप्टर में किया। बड़ा क्वेश्चन होगा, जिन जिन संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होगा उसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, उसका लाभ होगा सभी जनों में बांट दिया जाएगा। सबके अंदर है, उसमें डिकीज वाला भी शामिल होगा, रिटायरमेंट वाला भी शामिल होगा, ठीक है। जो भी अवकाश ग्रहण कर रहा है वो या जिसकी मृत्यु हो गई वो सब शामिल होंगे, सबको मिलेगा वो लाभ। लेकिन मेमोरेंडम की दशा में जो है वो पहले तो सबको मिलेगा, लेकिन बाद में सिर्फ रिमेनिंग वालों को मिलेगा उसकी उल्टी एंट्री जब करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब उल्टी एंट्री करी थी मेमोरेंडम के अंदर, तो पहले तो एंट्री करते हैं कि भाई पुराने वालों को ही देते हैं, बाद में उसकी रिवर्स एंट्री जब करते हैं लाभ या हानि की, तो फिर सबको बांटी जाती है ना। लेकिन यहाँ पे है कि पहले सबको और बाद में शेष साझेदार को, ठीक है बेटा, मेमोरेंडम के अंदर। तो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, संचित लाभ और हानि का विभाजन ठीक वैसे करेंगे जैसे पहले करते हुए आए हैं, ओके। और उसके बाद पूंजी का समायोजन हम ये सब बात में करेंगे। अब अपन अगले के अंदर अपन लेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है ना वो पहले करवाऊंगा ये वाला, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का
निर्धारण। ये हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि